So hi everyone, today in this video lectures we will discuss about that DNA replications जो कि molecular biology का एक फर्स्ट चैप्टर होता है DNA replication। तो बिफोर वी गोइंग टू द DNA replications तो कुछ बेसिक पढ़ते हैं उसके बारे में। तो एज ए नेम सजेस्ट DNA, DNA मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो इसका मतलब होता है सुगर और न्यूक्लियोटाइड मीन्स नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर, जिसमें आपके आते हैं ए टी जी सी। अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ये होता है डबल हेलिक्स। और ये स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड ग्रिक, दो साइंटिस्ट थे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन की थी। उससे पहले फ्रैंकलिन थी, उन्होंने डिस्कवर किया था, पर वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डबल हेलिक्स है। जो मेन चीज थी वो वॉटसन एंड क्रिक ने बताई थी। तो इस डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाते हैं। जैसे नेम सजेस्ट करता है डीएनए रेप्लिकेशंस, यानी कि वो अपनी कॉपी बना रहे हैं, डॉटर स्ट्रैंड्स बना रहे हैं। तो कैसे बनाता है वो सब कुछ पढ़ते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? हमने सेल साइकिल एक चैप्टर होता है जिसमें बात की जाती है आपकी G1 फेज की, फिर उसके बाद S फेज की, फिर G2 फेज की, और फिर एक M फेज होती है जिसमें आप माइटोसिस आता है। ये आपकी सोमेटिक सेल्स में होता है। और जो मियोसिस होता है वो आपकी गैमेट हुई, हैप्लॉइड सेल्स हुई, उनमें होता है। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं आपके गैमेट, वहां पे मियोसिस होते हैं। तो ये जो डीएनए है, जैसे कि एस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। तो ये एस फेज में अपनी डॉटर स्ट्रैंड बनाता है। कैसे बनाता है? ये जो इसका साइज है ना, वो 2 मीटर है। डीएनए को अगर देखा जाए तो वो 2 मीटर है। तो इस 2 मीटर न्यूक्लियस में कैसे आया है? कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाउंड होते हैं, उसको क्लोजली पैक्ड न्यूक्लियस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो ये कैसे रेप्लिकेट होता है? इस जो ये स्ट्रैंड है, ये जो मैंने नाइट्रोजन बेस पे बताए हैं, ये कैसे होते हैं? जैसे कि यहाँ पे ए है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जी है, इन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये स्ट्रैंड अपने आप ऐसे नहीं होते। एक पीसीआर आपने पढ़ा होगा, उसमें जब हम डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए की कॉपी बनाते हैं, तो हम उसमें हाई टेम्परेचर देते हैं 95 डिग्री सेल्सियस। पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी इतना जाता ही नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये स्ट्रैंड कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, और कौन से प्रोटीन्स यहाँ पे आके बाइंड करते हैं और इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे करते हैं, तो वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। तो सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो इसमें ना दो टर्म आते हैं, एक आती है आपकी रेप्लिकोन, एक आती है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, अब ये डीएनए मैंने कहा कि 2 मीटर लंबा होता है, सपोज दैट ये ऐसा है 2 मीटर। तो ये कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, नहीं। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है इस डीएनए में। सीक्वेंस क्या होती है? ये टीजीसी, इन्हीं का ही रैंडम सीक्वेंस होती है। तो वो स्टार्ट करती है, नॉट रैंडम सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ORIC, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशंस। वहां से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
किसी भी रैंडम साइट से डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकोन की बात करूं तो एक यूनिट ऑफ द डीएनए इन विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट and proceed to bidirectionally or unidirectionally to the terminus at the terminal site। एक ऐसे जैसे कि यहां से आपकी स्टार्ट है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, जो ये यूनिट होती है ये आपकी कहलाती है रेप्लिकोन। जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में जाना, और बाई डायरेक्शनली भी, ऐसे भी और या ऐसे भी, उसको कहते हैं बाई डायरेक्शनली। हम पढ़ेंगे बाई डायरेक्शनली होता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो हमारे प्रिमिटिव कैरियोट न्यूक्लियस कैरी वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, तो वो इस रेप्लिकेशन का जो होता है उनका उनका बाई डायरेक्शनली होते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक, जो इनकी जो ओराई होती है, ओराइसी ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, वो 245 बेस पेयर की होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका सपोज दैट ये डीएनए है हेलिकल की फॉर्म में, जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्कुलर, ठीक है। तो यहां से इतना सा थोड़ा एरिया, सपोज दैट ये आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसको हम जूम करते हैं। तो जूम करने के बाद इसमें ना दो सीक्वेंस होती है, एक आपकी होती है 13 और एक आपके होते हैं 9 जिसकी 5 कॉपीज होती हैं। ये आपके होते हैं 13 और ये आपके होते हैं 9। अब क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में आपका एक प्रोटीन आता है डीएनए ए, विच प्रोटीन, डीएनए ए प्लस एटीपी। तो ये क्या करेंगी, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है डबल हेलिक्स, ये मैंने आपको लीनियर में बताया समझाने के लिए। तो जैसे डीएनए ए प्रोटीन है, ये डीएनए ए प्रोटीन आपकी इस कंसेस सीक्वेंस, इस 9 में जो एटीरिच सीक्वेंस, एटीरिच तो ये होती है, इसके ऊपर जाके बाइंड करेंगे ये प्रोटीन सारे, सपोज दैट ऐसे बाइंड कर गए। तो इसके बाइंड करने से क्या होगा कि जो 13 है ना ये मेल्ट हो जाएगा, इसके बाइंड करने से स्ट्रक्चर should be like this। ऐसा हो जाएगा, ये जो 13 है ये आपकी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद फिर बाकी के प्रोटीन्स, डीएनए हेलिकेज, वो सब कुछ आएंगे और इसके ऊपर बाइंड करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन
स्टार्ट हो जाएगा। जो ORIC होती है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। इस पर डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करता है, साथ में एटीपी होती है। विदाउट एटीपी विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस नहीं होती। फिर ये 9 सीक्वेंस मैंने आपके दो बताई हैं, एक 13 एक 9। तो जो 9 है उसके ऊपर डीएनए प्रोटीन बाइंड करता है और 13 मेल्ट होती है। तो ये हो गया आपकी ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ईस्ट के बारे में। तो ये सीक्वेंस यहाँ से मेल्ट हो जाएगी। दिख नहीं रहा था, मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा ये हमारा डीएनए। और फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस इनिशिएशन की तो स्टार्ट हो गई, फिर देयर अ लॉट ऑफ द प्रोटीन्स कम्स एंड बाइंड। अब बात करते हैं ईस्ट की। जो ईस्ट की ORIC होती है, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, उसको हम कहते हैं ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये एक कोलाई की सीक्वेंस से कम होती है, ये होती है 200 बेस पेयर। ठीक है। और इसमें भी कुछ डोमेन होते हैं, जैसे कि ए डोमेन होता है, B1 डोमेन होता है, B2 होता है और B3 होता है। ठीक है। तो B3 होता है, जो B3 होता है यहाँ पे बाइंड करता है आपका ABF1 फैक्टर। इसको कहते हैं अटैचमेंट बाइंडिंग फैक्टर। तो इसके बाइंड करने से B2 जो डोमेन होता है वो होता है मेल्ट, और जो ये दो डोमेन है इसके ऊपर बाइंड होता है हमारा ORC कॉम्प्लेक्स। ORC का मतलब क्या है? ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपका आता है कौन सा प्रोटीन? CD6। जिसमें आपका आता है CD6। ओके। तो इस ये हमारा आता है G1 फेज में। ओके। और फिर इसके आने से ये अलाउ करता है हमारे MCM प्रोटीन को। MCM मीन्स मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, जो कि 6 पॉलीपेप्टाइड होती है इसमें, हेलिक्स नाम होता है इसका। ये प्रोटीन आता है, ये आता है हमारे एस फेज में। विच फेज? एस फेज। तभी तो स्टार्ट होगा। G1 आ जाता है हमारे, नहीं, CD6 आ जाता है हमारे G1 फेज में, और MCM आता है हमारे एस फेज में। MCM आपका हेलिक्स होता है। प्रोसेस जैसे शुरू होगी वैसे ही फिर क्या होगा कि जो आपका CD6 है, इसके एक बहुत अच्छी बात है, जो आपका CD6 है ये डिग्रेड हो जाएगा जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, डिग्रेड। इसकी लाइफ स्पैन होते हैं लेस देन 5 मिनट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गई, कहीं दोबारा से रीइनिशिएट ना हो जाए, इससे अच्छा है कि डिग्रेड हो जाता है। तो इस प्रोटीन की लाइफ स्पैन भी कम ही होती है, लेस देन 5 मिनट। और आपका फिर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आपके फिर एसएसबी अदर प्रोटीन्स विल कम टू बाइंड टू स्ट्रैंड एंड डू द फर्दर प्रोसेस। और इसमें एक चीज होती है, एक आपका जो ORIC होती है, इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की मैं बात कर रही हूँ। इसमें सीक्वेंस होती है 5 to 3 NP GATC।
तो ये एडेनिन होता है ना, ये मिथाइलेटेड होता है। जब दोनों स्टैंड, ये भी और ये भी 5 to 3 और 3 to 5 दोनों मिथाइलेटेड होंगे तभी आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक स्टैंड पे मिथाइलेशन है, दूसरे पे नहीं है, मी मिथाइलेटेड है, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपका नहीं होगा। तो ये एक बात होती है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओआरआईसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक और बात होती है, जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, वो आपके यूनिरेप्लिकोनिक होते हैं। यूनिरेप्लिकोनिक होते हैं, यानी कि इनके पास सिंगल ओरिजिन होता है। और जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं ना, उनके पास मल्टीपल ओरिजिन होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो वो होते हैं मल्टी रेप्लिकोनिक। ठीक है। और आईसी की बात करें तो यूनिक डीएनए सीक्वेंस होती है। मल्टीपल रिपीटेड होती है, अगर यूकैरियोटिक में मल्टीपल रिपीट सीक्वेंस, और ये 80 रिच होती है। 80 रिच होती है क्यों? क्योंकि अगर जिससे रिच होंगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए ये 80 रिच सीक्वेंस होती है, जिससे कि इजिली एक्सेसिबल हो सके स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज की असेंबली अच्छे से बैठ सके तो डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, तो ये 80 रिच सीक्वेंस होते हैं, ना कि जीसीबी रिच सीक्वेंस। अब लेट्स बिगिन विद दिस द स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन। पहले आपका डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होगा, जैसे मैंने बताया था आपके 9 सीक्वेंस में डीएनए प्रोटीन बाइंड। फिर उसके बाद आपका आता है हेलिक्स। हेलिक्स क्या करेगा? ओपन कर देगा स्ट्रैंड को या फिर मेल्ट कर देगा स्ट्रैंड को। फिर आपका एक प्राइमेज आएगा, एक एंजाइम होता है, वो बनाएगा टू फॉर्म प्रिम्बोसोम। फिर आपका आरएनए प्राइमर सिंथेसिस होगा। फिर इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन ऑफ डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है। तो आपका डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करेगा, जैसे मैंने बताया था कि 9 पे बाइंड करेगा वो। फिर वो मेल्ट करेगा 13 सीक्वेंस पे। फिर वो हेलिक्स को अलाउ करेगा। हेलिक्स क्या करेगा? ओपन करेगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, मेल्ट करेगा। फिर उसके बाद आपका आएगा प्राइमेज टू फॉर्म प्रिम्बोसोम्स। प्राइमेज एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए बनाता है। तो फिर उसके बाद आपका आएगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर में क्या होता है कि जो आपका इनिशिएशन करना होता है उसको थर्ड OH ग्रुप चाहिए होता है, तो तभी आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। तो आरएनए प्राइमर आएगा। फिर उसके बाद आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा डीएनए का बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो 3 टाइप के आपके पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3। 1 जो होता है उसके उसके वो उसकी प्रोसेसिविटी एक्टिविटी कम होती है, वो कम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को लगाता है इन कंपैरिजन टू डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसकी प्रोसेसिविटी अच्छी होती है, एरर कम करता है, मिस्टेक कम करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और एक क्लैंप लोडर होता है, बहुत सारी सब यूनिट से मिलकर बना होता है,
तो वो आपके बाइंड करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये आपके हो गए इनिशिएशन स्टेप्स। अब बात करते हैं इनलोंगेशन स्टेप्स की इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम बात करते हैं डीएनए इनलोंगेशन के बारे में। सो अब पेरेंटल स्ट्रैंड दो होते हैं, एक होता है 3 to 5 जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर पेरेंट स्ट्रैंड बोल सकते हैं इसको। और एक होता है आपका 5 to 3। तो सबसे पहले आपका एंजाइम आता है डीएनए बी हेलिकेज, जो कि अनवाइड करेगा डीएनए बी, जो उसको बोलते हैं हम हेलिकेज। फिर आता है हमारा प्राइमेज, जो कि एक प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, आरएनए प्राइमर, जो कि हमें थर्ड ओएच ग्रुप देगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। ये हमारा है प्राइमर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रिम्नोसोम, प्रिम्बोसोम। फिर आता है हमारे एसएसबी, सिंगल बाइंडिंग, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। तो ये होते हैं हमारे एसएसबी। हेलिकेज ने तो क्या किया, एक बार खोल दिया, ओपन कर दिया, मेल्ट कर दिया, दोबारा अनवाइंड ना हो तो उसके लिए हमारे यूज होते हैं एंजाइम एसएसबी। ओके। और यहाँ से हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, और सबसे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, बट सबसे बिगेस्ट रोल जो प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, सबका किंग, डीएनए पॉलीमरेज। ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आएगा, जो कि यहाँ से हमारा बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्म की क्या होती है 5 to 3। और यहाँ से हमारा बनेगा, पहले प्राइमर बनेगा, फिर हमारा लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, प्राइमर फिर लीडिंग स्ट्रैंड, प्राइमर लीडिंग स्ट्रैंड, प्राइमर लीडिंग स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 5 to 3 होगी, और यहाँ 3 to 5, क्योंकि ये रेप्लिकेशन फोक के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके ये जो फ्रेगमेंट्स देख रहे हो ना, ये बेचारे, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनका अगर प्रोकैरियोटिक की बात करती हूँ तो साइज होता है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड। अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो 100 to 100 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो ये आपको होता है लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, और ये होता है आपका लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रहा है। So this is are the two type of the strand, leading strand and lagging strand. Leading strand continuously है, क्योंकि वो रेप्लिकेशन की ही डायरेक्शन में डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड उसके अपोजिट है, तो वो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइमर होगा वो थर्ड ओएच ग्रुप देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा हमारे इस इनर फॉस्फेट के ऊपर, अल्फा फॉस्फेट के ऊपर, और जिसकी वजह से एक पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। एक रिएक्शन होती है डीएनए एनएमपी, जिसका मतलब है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, उसमें आप एटीपी ऐड कर दो,
क्या बन जाएगा आपका, ये एक न्यूक्लियोटाइड था, फिर उसके बाद हमारा इस N+1 यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, अब इनको भी तो रिमूव, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, इसमें क्या होता है कि आरएनए प्राइमर बार बार ऐड होता है, और लीडिंग में एक बार ही ऐड होता है, इसमें बार बार ऐड होता है आरएनए प्राइमर। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पोल 1, जिसके पास क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में है। तो जिसकी वजह से ये क्या कर देगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा। और फिर जब रिमूव करने के बाद क्या होगा कि इसमें गैप बचेंगे, तो जो गैप फिलिंग जो करेगा वो आपका करेगा डीएनए लाइगेज, गैप फिलिंग का काम करेगा आपका डीएनए लाइगेज, जिसको ग्लू भी बोलते हैं, क्योंकि दो बॉन्ड बनाता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो ये होता है हमारा एलोगेशन में, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एक पायरोफॉस्फेट निकलता है, दोनों में बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड इसमें एक कोफैक्टर यूज होता है मैग्नीशियम, जो कि स्टेबल करता है, इसके फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको स्टेबल करता है, और OH की जो बॉन्डिंग होती है उसको भी वीक करता है, डिसोशिएट करता है। इसको डिसोशिएट करेगा तभी तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक बनेगा, तभी तो इसके ऊपर अटैक करेगा, पायरोफॉस्फेट को हटाएगा। तो ये सब होता है हमारे प्रोकैरियोटिक इनलोगेशन की बात, जहाँ पे इनिशिएशन में हमने देखा था डीएनए एक काम करता है। 9 मर्स जो दो मोटिव थे डीएनए के, एक था 9 मर, एक था 13 मर। जो आपका 13 मर है वो मेल्ट होता है, कब मेल्ट होता है, जब आपके 9 मर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करता है आपका डीएनए ए प्लस एटीपी, और इसमें फिर डीएनए बी को हेलिकेज कहते हैं प्रोकैरियोटिक में। फिर आपका प्राइमर आएगा जो कि आरएनए प्राइमर बनाएगा, प्राइमेज, वो एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि आरएनए का प्राइमर बनाता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज, इसकी वजह से 3 कैटेगरी होती है, 1 2 3, बट जो मेन कैरेक्टर होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, इसके पास होता है क्लैंप लोडर। ये क्लैंप लोडर का काम क्या होता है, ये प्रोसेसिविटी करता है, प्रोसेसिविटी, एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर सकता है विदाउट एनी एरर। और इसके पास ये एबिलिटी होती है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो रहा है, मिसमैच ऐड हो रहा है या फिर कुछ है, उसको हटा देना। तो ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसाइज होते हैं। इनिशिएशन होगा, इलोगेशन हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी टर्मिनेशन की। अब कोई चीज स्टार्ट हुई है तो उसको तो टर्मिनेट तो करना पड़ेगा। तो सो या लेट्स डिस्कस विद दिस। टर्मिनेशंस में कुछ ज्यादा नहीं है, टर्मिनेशन में क्या होता है, कुछ टर सीक्वेंस होती है, टर सीक्वेंस होते हैं। सपोज दैट जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ है और यहाँ आपका टर सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस पे एक प्रोटीन होता है टस, टस प्रोटीन। जब आपकी ये बाई डायरेक्शनली होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो ये आपका बाइंड करेगा यहाँ पे। जब यहाँ पे टस प्रोटीन बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, टस प्रोटीन विल ब्लॉक रेप्लिकेशन फोक। तो रेप्लिकेशन फोक को ये ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद आपके जितने भी एंजाइम थे, एलिकेज, एसएसबी, वो सभी रिमूव हो जाएंगे और आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि इंटरलॉक्ड होगा। जो डॉटर स्टैंड है, पेरेंटल स्टैंड है, वो सभी इंटरलॉक्ड ऐसे मिलेंगे।
ये इंटरलॉक्ड होगा यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए आपके पास एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, एसएसबी की तरह होता है। तो ये इस इंटरलॉक्ड को रिमूव कर देगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका पेरेंट स्ट्रैंड अलग और डॉटर स्ट्रैंड्स अलग। तो ये होगा टर्मिनेशंस में टर सीक्वेंस होते हैं, उस पे आपका टस प्रोटीन बाइंड करेगा, वो ब्लॉक कर देगा एप्लीकेशन पोक को। कैसे डीएनए हेलिकेज बी जो है, डीएनए बी जो हेलिकेज कह रहे हैं उसको। दैट्स इट फॉर टुडे।